मैं अपने होटल के कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाथरूम के नल में पानी आने का इंतजार कर रही थी। तभी झगड़ती महिलाओं के शोर ने मेरा ध्यान खींचा। अपनी खिड़की से बाहर झांकने से 1 मिनट पहले मैंने बागेश्वर स्थित अपने होटल के कमरे से हाउसकीपिंग को फोन करके शिकायत की थी कि नल में पानी नहीं है। खिड़की के बाहर के दृश्य ने मन में कई तरह के सवाल उठाए। होटल का कमरा सरयू नदी के किनारे था और पानी की कमी तो नहीं हो सकती। होटल में रहने वाले सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, पर वहीं लोग पानी के लिए लड़ रहे थे। अब जब झगड़ती महिलाओं ने मेरा ध्यान आकर्षित कर ही लिया था, मैं उन्हें बोलते हुए सुन पा रही थी। उनमें से एक महिला अपनी बारी के लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। सभी आकार और धातु, प्लास्टिक के बर्तन और पारंपरिक गागर उस पड़ोस के एकमात्र हैंडपंप पर पंक्तिबद्ध थे। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन स्थलों में से यह शायद एक आम दृश्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यटन राजस्व उत्पन्न करने और स्थानीय लोगों को अपने लिए थोड़ी आजीविका कमाने में मदद कर रहा है, लेकिन संसाधनों का बोझ मुख्य रूप से इन प्राचीन घाटियों में रहने वाले लोगों द्वारा वहन किया जाता है। जहां एक ओर उत्तराखंड पसंदीदा पर्यटन स्थल की तरह उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मूल निवासी आज भी पीने योग्य पानी, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संसाधनों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बढ़ते पर्यटन की वजह से, विकास कार्यों में आई तेजी की वजह से राज्य में मानव जनित प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में राज्य पलायन से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या 2014 में 22 मिलियन से बढ़कर 2019 में 39 मिलियन हो गई, जिसमें कोविड-19 महामारी से पहले 11.97 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर थी। हाल के वर्षों में आध्यात्मिक पर्यटन ने लोकप्रियता हासिल की है, जिससे देश भर से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, परिवहन और बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं जैसी अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसी संख्या से निपटने के लिए तैयार हैं? इस तरह की वृद्धि ने पहाड़ी राज्यों में निर्माण को बढ़ावा दिया है, जिससे अक्सर उत्तराखंड के नाजुक परिदृश्य और पारिस्थितिकी से समझौता हो रहा है। बढ़ते पर्यटन के साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिनका सीधा असर जलवायु पर दिख रहा है, जैसे गहराता जल संकट। पर्यटन और होटलों के प्रसार के परिणाम स्वरूप पानी की खपत में वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य भर में कई नदियां बहती हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई शहर और गांव जल से जूझ रहे हैं। जल संकट का कारण अत्यधिक दोहन, तेजी से शहरीकरण और रेल सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए वनों की कटाई है। 2018 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कथित तौर पर हाल के वर्षों में लगभग 12,000 प्राकृतिक झरने अब पूरी तरह से सूखे माने जाते हैं। इनमें से अनुमानित 83 झरने अल्मोड़ा जिले में हैं। उत्तराखंड की 90% आबादी इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों पर निर्भर है। पहाड़ों की रानी मसूरी भी जल संकट से जूझ रही है। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार 2000 से 2019 के बीच मसूरी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ पहाड़ी शहर के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। 2020 में मदन और रावत ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने पाया कि शहर के 120 ऐतिहासिक जल संसाधनों में से केवल 20 ही बचे हैं। मसूरी में रहने वाले लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब इन 20 जल स्रोतों का उपयोग 9 MLD पानी पंप करने के लिए किया जाता है। लेकिन मई और जून के महीनों में मसूरी शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। इन महीनों के दौरान पर्यटकों की आमद अधिक होती है, जिससे पानी की मांग बढ़ती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा यमुना जल आपूर्ति योजना की कल्पना की गई। जल संकट के अलावा मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन बड़े पैमाने पर पलायन, कचरा, सीवेज, भूस्खलन, तापमान में वृद्धि, जंगल की आग, पार्किंग और लंबी ट्रैफिक जैम जैसे मुद्दों से भी जूझ रहे हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है पर्यटन से जनित, वो है कूड़े के पहाड़। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1500 टन वेस्ट उत्पन्न होता है, जो पर्यटन और यात्रा सीजन के दौरान काफी बढ़ जाता है।
जिला नैनीताल के कैची धाम में स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करोली आश्रम के कारण यह क्षेत्र एक पर्यटन आकर्षक केंद्र के रूप में उभरा है। ये क्षेत्र भवाली नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जिसका अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा संग्रहण होता है। मसूरी में आमतौर पर प्रतिदिन 15 से 18 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है और पर्यटन सीजन के दौरान लगभग 20 मीट्रिक टन हो जाता है। 2024 में दायर एक आरटीआई के अनुसार 2022 और 24 के बीच केदारनाथ मंदिर के पास 2 लैंडफिल में 49.18 टन से अधिक असंसाधित कचरा डंप किया गया था। अनुपचारित कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। 2022 में 13.2 टन उत्पन्न हुआ, 2023 में बढ़कर 18.48 टन हो गया और नवंबर 2024 तक 17.5 टन तक पहुंच चुका। केदारनाथ में सीवरेज उपचार संयंत्रों की कमी के कारण कचरा सीधे मंदाकिनी में प्रवाहित हो रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। कुछ गैर सरकारी संगठन और सरकारी नीतियां कूड़ा प्रबंधन में विशेष भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए कचरे के प्रबंधन के लिए मसूरी नगर परिषद एमएमसी ने एक गैर सरकारी संगठन कीन को घर घर से कचरा इकट्ठा करने का काम सौंपा है। जून 2024 में जोशीमठ नगर पालिका ने तीर्थ यात्रा मार्ग से 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया, जिसे पुनर्चक्रित करके 1.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इस प्लास्टिक कचरे को ईंटों में बदला जाता है। इसी प्रकार कूड़े से निपटने के लिए 2012 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की तत्कालीन निदेशिका ज्योत्सना सितलिंग ने गोविंद घाट में सामुदायिक भागीदारी से ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट कलेक्शन की शुरुआत की। इस पहल के तहत खच्चर मालिकों द्वारा दिए गए पंजीकरण शुल्क से निधि उत्पन्न की गई। इस धनराशि का उपयोग कचरा संग्रहण के लिए किया गया। इस कार्य के लिए भ्यूंडार में एक गैर सरकारी संगठन इको डेवलपमेंट कमेटी को नियुक्त किया गया। बाद में इस अभियान को गोविंद घाट में भी चलाया गया। दोनों जगह कंपैक्टर मशीन लगाई गई। पर्यटकों को प्लास्टिक रेनकोट ले जाने से हतोत्साहित करने के लिए हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चोपता ट्रैक और गोविंद घाट के प्रवेश बिंदु पर अब किराए पर रेनकोट उपलब्ध कराए जाते हैं। कचरा इकट्ठा करने के इन पर्यावरण अनुकूल उपायों के आधार पर फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कई राज्यों जैसे सिक्किम ने प्लास्टिक कूड़ा कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। उसी तरह उत्तराखंड सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। 2024 में सरकार ने पर्यटकों और स्थानीय जनता से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक QR कोड आधारित डिजिटल डिपॉजिट रिफंड योजना DDRS शुरू की है। योजना के अनुसार QR कोड स्कैन करने पर निकटतम संग्रह केंद्र का पता चल जाएगा। प्लास्टिक संग्रहण केंद्रों पर बारकोड को स्कैन करने पर कूड़ा वापस लाने वालों को उनकी सामग्री की लागत की एक निश्चित धनराशि वापस दे दी जाएगी। यह निर्णय कुछ साल पहले रुद्रप्रयाग शहर में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के रास्ते पर लागू एक पायलट परियोजना की सफलता के बाद लिया गया। रुद्रप्रयाग जिले को प्लास्टिक सामग्री के संग्रह के लिए डिजिटल जमा योजना के सर्वश्रेष्ठ और कुशल उपयोगकर्ताओं में से एक घोषित किया गया और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। दूसरा पर्यटन से बढ़ता मुद्दा है ट्रैफिक जाम और हवा की गुणवत्ता। मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों और चारधाम मार्ग पर ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है। उदाहरण के लिए मई 2024 में केदारनाथ मंदिर के रास्ते में गौरीकुंड और आसपास के इलाकों में 8 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया था। क्रिसमस और नए साल के दौरान भी राज्य की संकरी सड़कें वाहनों से अटी रहती हैं। वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राज्य की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य के बाहर के वाहनों पर हरित उपकर यानी कि ग्रीन सेस लगाएगी। राज्य के बाहर के पर्यटकों को वाहन के प्रकार के आधार पर 20 से 80 रुपए तक शुल्क देना होगा। यह हरित उपकर निजी और वाणिज्यिक दोनों वाहनों पर लागू होगा। इस उपकर का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है। आशा है कि भविष्य में उत्तराखंड राज्य सरकार प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगी। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन है कि सांस्कृतिक अखंडता, आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, जैविक विविधता और जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और सौंदर्य संबंधी जरूरत को पूरा किया जा सके।